आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 पढ़ेंगे। इसका आज हम 7वां सवाल यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसका आज हम 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। 7वां सवाल यहाँ पर हमको ये कह रहा है, पहले हम सवाल को बारीकी से समझेंगे कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू का मतलब होता है टेंट। जब कभी भी हम जंगल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, वहां पर हमको नाइट में रुकना पड़ता है ना कि नहीं, दोस्त लोगों के साथ, तो हम तंबू बनाते हैं ताकि हम वहां पर सो सके। वहीं पर आग से लकड़ी वगैरह जला करके हम खाना गिना बनाते, टन खा पी करके अब सोने के लिए वहां पर हमको तंबू बनाना पड़ता है। तो तंबू हमने कैसा बनाया? हमने बेलन के आकार का तंबू बनाया। बेलन मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। बेलन क्या होता है? बेलन इस प्रकार का होता है, ये इसको कहते हैं बेलन। ये बन गया बेलन। इस टाइप का बेलन के आकार का तंबू है। तो तंबू जो बना है वो इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा ऐसा, और ये जो नीचे गोला है वो ये वाला है आधार, जो कि वृत्ताकार होता है। ये क्लियर है? ये बेलन के आकार का तंबू है। और इस जो बेलन के आकार का तंबू है, इसके ऊपर फिर एक आइसक्रीम की कोन लेकर के आओ और लगा दो तो वो शंकु रहता है। आइसक्रीम की कोन क्या रहती है? आपकी शंकु रहती है। तो इसके ऊपर अपन ने एक शंकु लगा दिए। क्या लगा दिए अपन ने? एक शंकु लगा दिए। क्लियर? बेलन के ऊपर अपन ने यहाँ पे शंकु लगा दिए। तो ये हमारा बन गया तंबू, तंबू टेंट। अब इसके अंदर अपन रुकने के लिए अपन ने बनाए हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई एवं व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं वही लिख रहा हूं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है यहां पर आपकी? 2.1 मीटर है। और व्यास, बेलन का व्यास यहां पर आपका 4 मीटर है। बेलन का व्यास यहां पर कितना है आपका? 4 मीटर है। व्यास का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लंबाई। ये व्यास कितना है यहां पर आपका? 4 मीटर है। बेलन का व्यास यहां पर आपका 4 मीटर हो गया है। तो बेलन का व्यास अगर 4 मीटर है तो शंकु का व्यास भी तो बेलन के व्यास के बराबर है। तो शंकु का व्यास भी कितना होगा आपका? 4 मीटर होगा। और व्यास की आधी आपकी त्रिज्या होती है। अगर व्यास 4 मीटर का है तो त्रिज्या कितने मीटर की होगी आपकी? 2 मीटर की होगी। व्यास की आधी त्रिज्या, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी आपकी 2 मीटर की हो जाएगी। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब जो होता है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 2.8 मीटर है। इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। इसको हम एल से प्रकट करते हैं। अब हमारा जो तंबू बना है, अब आप मार्केट जा रहे हो कि मुझे इतना बड़ा तंबू बनाना है, तो भैया मैं कितने रुपए का कपड़ा खरीद के लाऊंगा, मैं कितने रुपए का कैनवास खरीद करके लाऊंगा अपने इस तंबू को बनाने के लिए जिस पर मैं रहने वाला हूं, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि अगर मुझे इतना लंबा चौड़ा तंबू बनाना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, कितना एरिया का कपड़ा लगेगा, तंबू बनाने में कितना एरिया खर्च होगा, कितना बड़ा पाल लग रहा है। तो हमको यहां पर क्या ज्ञात करना है? हमको तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में जो पाल लगेगा, जो कैनवास लगेगा, उसका एरिया कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है, पहले हमको यहां पर यह पता लगाना पड़ेगा कि तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना है। तंबू बनाने में जो प्रयुक्त हमारा कैनवास लग रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो तंबू बनाने में हमको कितना कैनवास लग रहा है, कितना क्षेत्रफल है कैनवास का।
तो तंबू जो बनेगा उसमें कपड़ा जमीन में तो अपन बिछाएंगे नहीं, जमीन में नहीं बिछाएंगे। अपन सिर्फ क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेलन है तो अपन ये राउंड लगा करके ऐसा गोल 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 ऐसा ऐसा तंबू नीचे बना बेलन के आकार का, इतना अपन को पाल लगाना पड़ेगा। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये हो गया आपका बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और बेलन के ऊपर अपन ने शंकु खड़ा कर दिए। अपन ने बेलन के ऊपर क्या खड़ा कर दिए, शंकु खड़ा कर दिए। बेलन के ऊपर अपन ने शंकु खड़ा कर दिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन यहां पर निकाल लेंगे और दोनों को अपन जोड़ देंगे तो पूरे तंबू का अपना क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे तंबू का क्षेत्रफल अपना निकल जाएगा। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल भी यहां पर अपना निकल जाएगा। ऐसा है। यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई कितनी दी, यहां पर आपकी 2.1 मीटर दी है। यहां लिखेंगे हम दिया है बेलन की ऊंचाई, दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितनी दी, यहां पर आपको 2.1 मीटर दी है, 2.1 मीटर दी है। 2.1 मीटर यहां पर आपकी बेलन की ऊंचाई हो गई। इसके साथ साथ बेलन के आधार का जो व्यास है, व्यास का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की पूरी लंबाई। बेलन के आधार का व्यास कितना है, 4 मीटर है। और इतना ही ऊपर अपन जो शंकु लगाएंगे उसका भी इतना ही व्यास होगा। तो शंकु के आधार का व्यास या बेलन के आधार का व्यास इतना ही होगा। दिया है हमको क्या दिया, बेलन के आधार का व्यास दिया यहां पर 4 मीटर। यहां पर हम लिखेंगे बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास डी, बेलन के आधार का व्यास डी बराबर दिया है 4 मीटर, 4 मीटर दिया है, दिया है। तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होगी, होगी ना बराबर, क्योंकि इसी के ऊपर अपन ने इसको फिट करे। शंकु की त्रिज्या बराबर क्या होगी, बेलन की त्रिज्या। यहां पर हम लिखेंगे तब शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, तब शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी, बेलन की त्रिज्या। तब शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की हाफ होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास होता है आपका डी, व्यास की आधी, डी की आधी। व्यास की आधी क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। क्लियर है, व्यास की आधी त्रिज्या। व्यास यहां पर हमारा 4 मीटर है, व्यास यहां पर हमारा 4 मीटर है, व्यास हो गया 4 मीटर। 4 का हमने कर दिया आधा, तो त्रिज्या आर बराबर 4 का आधा होता है 2 मीटर की यहां पर हमारी त्रिज्या निकल करके आ गई। और ये जो त्रिज्या है ये शंकु की भी त्रिज्या है और बेलन की भी हमारी क्या है, यहां पर ये त्रिज्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बेलन की भी त्रिज्या है और शंकु की भी क्या है, त्रिज्या है। अब इसके बाद मैं निकालूंगा तंबू को बनाने में प्रयुक्त, और यहां पर एक चीज और दी गई, इसको लिखना भूल गया मैं, क्या दिया गया बताओ। यहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है, पूरा लिखना है यहां पर लिखेंगे तथा, क्या क्या दिया गया है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई एल का मान यहां पर दिया है आपका 2.8 मीटर, ये दिया गया आपका 2.8 मीटर यहां पर आपको दिया गया है। अब मैं यहां पर निकाल लूंगा तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब पूरा तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगेगा उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, कितना एरिया का कपड़ा लगने वाला है हमको, ये पूरा एरिया होता है। क्लियर है, यहां पर हम लिखेंगे तब तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास
का क्षेत्रफल। तब तंबू बनाने में प्रयुक्त टोटल कितना कैनवास लग रहा है हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तंबू बनाने में बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा तंबू का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बेलन के क्षेत्रफल को और शंकु के क्षेत्रफल को, दोनों को, बेलन और शंकु दोनों को हम कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पूरे तंबू का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे तंबू का निकल जाएगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRH। रट लो, याद कर लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πRH। अरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH। सूत्र याद कर लेना, हर जगह लगेगा ये। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया यहां पर आपका 2πRH धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर करनी में आर का वर्ग एच का वर्ग। लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि जो बाहरी जो क्षेत्रफल है, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ये होता है आपका πRL होता है। क्या होता है, πRL। अब पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी, दोनों के पास से पाई छुड़ा लूंगा मैं। अरे आर इसके पास भी, आर इसके पास भी, दोनों के पास से आर भी धर लेंगे अपन हिसाब से। तो पाई आर इसके पास और पाई आर इसके पास, दोनों के पास से पाई आर अपन ने निकाल लिए। अब जहां से पाई आर निकाल लिए तो जहां सिर्फ 2 बचा और यहां पे सिर्फ एच बचा, नहीं बचा। पाई आर बाहर निकाल लिया, यहां पर 2h बचा। धन का हो गया धन, पाई आर यहां से बाहर निकल गया, यहां पर सिर्फ कितना बचा आपका, एल बचा। कितना बचा, एल बचा। अब सिंपल मान रखेंगे अपन। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा त्रिज्या आर कितनी है, त्रिज्या आर है यहां पर आपकी 2 मीटर, ब्रैकेट में 2 का हो गया 2, गुणा ऊंचाई एच कितनी है, ऊंचाई एच यहां पर आपकी 2.1, ऊंचाई एच का मान रख देंगे 2.1 प्लस एल, तिर्यक ऊंचाई एल कितनी है, तिर्यक ऊंचाई एल यहां पर आपकी 2.8 है, यहां रख देंगे हम 2.8। अब हल करेंगे इसको आगे, इतना उतारो जल्दी से, उतार लिए। स्पीड से उतारो जल्दी से। अब देखो उसको आगे हल करते हैं ना। बराबर का हो गया, बराबर। अब 22/7 गुणा 2 का हो जाएगा यहां पर 22/7 गुणा 2 गुणा। अब 21 दशमलव को भूल जाओ, 21 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 21 दूनी 42। यहां पर एक संख्या के पहले दशमलव लगाए तो यहां पर एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। धन का हो गया धन, 2.8 का यहां पर हो जाएगा आपका 2.8 बराबर 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 2 का हो गया 2। अब 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7, कितना हो गया आपका 7 हो गया, कितना हो गया 7। नीचे के 7 से ऊपर का 7 कट गया, नीचे के 7 से ऊपर का 7 कट गया, सिर्फ कितना होता है 22 दूनी 44। तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया आपको 44, हमेशा स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर, कितना आ गया आपका, तंबू बनाने में कुल कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा आपको 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का कपड़ा लगेगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर आ गया। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर। यहां लिखेंगे हम तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब भैया आपको पता चल गया, ये हो गया आपका पहला आंसर। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना लगेगा 44 मीटर। उसको पेपर में आएगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ। सरल है। अब आपको पता तो चल गया कि भैया मुझे तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा 44 मीटर कपड़ा लगेगा। कितने मीटर कपड़ा लगेगा मुझे 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। किसको बनाने में लगेगा तंबू को बनाने में लगेगा। कितना कपड़ा लगेगा 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। अब आप गए दुकान वाले भैया से आपने पूछे भैया कपड़ा कैसे रुपए मीटर दिए कैनवास का कपड़ा कैसे रुपए मीटर दिए। दुकानदार ने क्या बोला, दुकानदार ने बोला कि भैया हम आपको 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कपड़ा देंगे। 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर मतलब कि 1 मीटर कपड़ा 500 रुपए का आएगा। जब 1 मीटर कपड़ा 500 रुपए का है तो 44 मीटर कपड़ा कितने रुपए का होगा। हाँ, जब एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 44 चॉकलेट कितने रुपए की होगी 440 की होगी, है ना कि नहीं। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहां पर दिया है चूंकि तो 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर मतलब प्रति 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा है 500 रुपए का, है ना। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, ये चौथी क्लास का एक इसको हम बोलते हैं एक नियम। चौथी क्लास का सवाल है जी, मतलब इसके आगे से कि अगर भैया 1 लीटर दूध 10 रुपए का है तो 2 लीटर दूध कितने का आएंगे 20 के। बे सही। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का है आपका 500 रुपए का है तो 44 मीटर कितने का आएगा 44 गुणा 500। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दी है यहां पर आपको 500 रुपए दी गई है। 500 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत यहां पर आपकी कितनी है 500 रुपए है। इसीलिए हम निकाल लेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। कितनी निकाल लेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 500 रुपए का तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का होगा तो 44 और 500 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 गुणा 500 रुपए। 520 का शून्य हासिल कर दो, 520 और 2 कितना हो गया 22। 00 का 00 और ये हो गया आपके रुपए। इतने रुपए का आपका आएगा भैया कपड़ा, ज़्यादा महंगा नहीं हो गया ये। 22,000 रुपये का कपड़ा आएगा तंबू बनाने में।